सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है मनीष और भगवान ये है जलगांव महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बता दूं, नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से मैंने जो नया चैनल बनाया है उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ रविवार के लिए प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल बनता हो, चाहे वो किसी भी विषय से हो, खास करके ज्योतिष और धर्मशास्त्र, पूजा पाठ आदि से, वो मुझे अवश्य कार्यक्रम के कमेंट में लिख दिया करिए। कार्यक्रम देखने के बाद जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। और साथ ही साथ अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ, सदग्रंथ की आवश्यकता हो जो आपको ना मिल रहा हो, ना या आप खरीद पा रहे हो, तो एक बार मुझे मेरे 9572 वाले नंबर पे अवश्य ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो पुस्तक आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दी जाती है और उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आइए अब आपको मैं मनुस्मृति पे लेके आता हूं। भगवान मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा है, कृत बुद्धि सुकर्तारः। जो ब्राह्मण यज्ञानुष्ठान करता है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वो यज्ञ के माध्यम से देवताओं और पितरों को हव्य और कव्य का आहुति दान करता है या हविष्य दान करता है, और उसके बाद पृथ्वी के जीवों के लिए मौसम और पारिस्थितिकीय संतुलन की बात करता है, या फिर यज्ञ के माध्यम से ही हमारे जो हमें चाहिए होता है वो हम ब्राह्मणों से कहते हैं और ब्राह्मण देवताओं से कहते हैं, और यज्ञ के माध्यम से फिर वो देव प्रसन्न होते हैं और हमें हमारा लाभ देते हैं। इस वजह से ये ब्राह्मण दूसरे नंबर वाले श्रेष्ठ होते हैं। तीसरे नंबर वाले जो यज्ञ आदि कृत्य करने के बाद शास्त्रोक्त अपने जीवन को भी जीते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, पर उनकी बात कल और परसों होगी। अब आपको मैं लेके आता हूं इनकी कुंडली पे। सबसे पहले इनकी कुंडली है चैत्र माह, उत्तरायण, बहुत बढ़िया। इसमें व्यक्ति के पास आत्मबल होता है और बुद्धिमान भी होता है। यहाँ पे वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का है। अब उसके जीवन में प्रेम का दायरा बड़ा बड़ा हो जाता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतति में कभी कभी दिक्कत होती है या दर्द होता है, कष्ट होता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। इसके बाद शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जन्मे होने के कारण इनकी कुंडली में धनवान, धनपति और धनाढ्य होने का योग लगेगा। ये शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदुभाषी, समझदार, ज्ञानी और बुद्धिजीवी प्राणी होता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन बहुत ही ज्यादा विपुल मात्रा में होता है और लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र गंड योग में जन्मे हैं। तैतिल शुक्र के नक्षत्र में जन्मे होने से क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में भौतिकता और भौतिकीय लक्षणों से युक्त होते हुए देखा जाता है। वो भौतिकीय साधनों से भरा पूरा भी होता है और निस्संदेह उसके पास एक से अधिक सभी साधन होते हैं। अगर उसके यहाँ कोई भी चीज होगी तो एक से अधिक होगी, या नहीं है तो उसे करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप भवन, भूमि, वाहन, सब चीज के बारे में, एक से अधिक बारे में विचार कर सकते हैं और व्यक्ति लक्ष्मीवान बना रहता है। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है, और उससे भी अच्छी बात है कि शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, जो व्यक्ति को भरने में काफी होते हैं। बात करेंगे मिथुन लग्न की, मीन लग्न की कुंडली 3, 6, 9 और 12। ये कुंडली केंद्र में बनी। यहाँ पे सप्तम भाव बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है, और यहाँ पे लग्न के अधिपति का तीसरे भाव में जाना, वृषभ राशि के अधिपति का लग्न में आना, पराक्रमेश उच्च के और लग्नेश पराक्रम में। इस वजह से व्यक्ति मेहनती होगा और अपने मेहनत के बल पे अपने संपूर्ण सुविधाओं की प्राप्ति करेगा। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी होगी। सप्तम स्थान पे देखने के कारण व्यक्ति का व्यापार पक्ष अच्छा होगा। भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि के कारण व्यक्ति का भाग्य बल, धर्म बल, पितरों का बल, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता और पिता का स्नेह, और नवी दृष्टि से नीच की राशि को देखने के कारण थोड़ी मशक्कत बढ़ाएंगे। कई बार बड़े भाई बहनों का लाभ थोड़ा कम मिलता है, और कई दफा व्यक्ति को कहीं से कुछ भी मिलता नहीं, उसको स्वयं शुरू से ही शुरू करना पड़ता है, जीरो से। 12वें मंगल और द्वितीय भाव में केतु, इसे पापकर्त्री कहेंगे।
पंचम भाव में शनि शत्रु की राशि में, पंचमें छठवें में। इस वजह से यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और एजुकेशन कई बार व्यक्ति को देर से मिलती है, विलंब से, या कई बार घबराहट के साथ या मेहनत करने के बाद। उसी शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय दृष्टि सप्तम भाव के लिए अच्छी होगी, एकादशवें के लिए भी अच्छी होगी, और जन्म कुंडली में 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे नीच पे पड़ेगी। इस वजह से वहां पे कमजोरी होगी। मतलब 2 दृष्टियां ठीक हैं, तीसरी दृष्टि कमजोर है। धन के अधिपति 12 में, इस वजह से धनवान होने के बावजूद भी धन का आवागमन बना रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम तो नहीं, पर धन बचाने में दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। हालांकि व्यक्ति कई बार दूसरों के कारण भी अपनी जेबें ढीली करता है। ऐसा बहुत ज्यादा बार करने से व्यक्ति को नुकसान होगा। व्यापार आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। बुध यहीं बैठे हैं, गुरु यहीं बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने काम से खुश रहेगा और उसमें उसको तरक्की भी मिलती जाएगी। भाग्य भाव में शनि का शत्रुग्रही होना और चतुर्थ भाव में बैठे इस भाव से 4 घर पीछे, लेकिन शनि का वापस उस भाव पे देखना, इसका अर्थ होगा कि जिस भाव में बैठा है उस भाव का अधिपति उससे देखा जा रहा है। शनि से सूर्य देखे जा रहे हैं। सूर्य और बुध का 6वें भाव में बैठना, मंगल और शुक्र का यहां बैठना, थोड़ी कमजोरी यहां भी है, थोड़ी कमजोरी यहां भी है। राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, इस वजह से कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत असंतुलन स्थिति के बाद बनने के बाद व्यक्ति अपने करियर में खुश होगा पर अंततः विजित होता है। नवमांश कुंडली में गुरु, मंगल का और शुक्र का एक साथ बैठना, जहां व्यक्ति की पत्नी धार्मिक, अनुभवी, युक्ति लगाने वाली, दिमाग देने वाली, और शुक्र की दशा में शनि की दशा में भी, शनि की दशा में तो थोड़ी बहुत कमजोरी है वैसे, पर एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में जो लग्न बना है वो 4 डिग्री का बना है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण का। इस वजह से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति हो जाएंगे सूर्य, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति होते हैं शनि। इस कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं। पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, इस वजह से संतान से, इस वजह से एजुकेशन में, इस वजह से आपके द्वारा किया गया पराक्रम, और इस वजह से आपके द्वारा जो रिकॉग्निशन होता है वो देर से, विलंब से और मुश्किल भरे हालातों से मिलता है। अब यहाँ पे आपको जरा देखना है सूर्य की स्थिति। सूर्य के ठीक पीछे मंगल बैठे हैं, ये अपने आप में एक योग बनेगा, और द्वितीय भाव के अधिपति मंगल 12 में बैठे हैं, ये अपने आप में एक दुर्योग बनेगा। चंद्रमा 6वें भाव में बैठे हैं और इसके ठीक पीछे शनि बैठे हैं, ये भी कुछ हद तक अच्छाई देगा। राजयोग का परिणाम तो नहीं, पर इसमें भी योग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 भावों में ही सारे ग्रह बैठे हैं, ये भी एक प्रकार से योग बनेगा। और ये स्थिति जो बनेगी वो व्यक्ति को कई बार आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत देती है, बाद में चल करके उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है और धनपति बनता है। 40वें वर्ष के बाद अवसर और भी ज्यादा सामने आता है और व्यक्ति को खूब सारा धन दे जाता है। 42वें वर्ष के बाद आय के नए स्रोत और भी बनते हैं और व्यक्ति कई सारा ब्रांच खोल देता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। यहां पे दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का दशम में बैठना, मंगल के साथ शुक्र का बैठना, भाग्य भाव में धन भाव के अधिपति का बैठना, और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में सप्तम पे, दशम पे, और यहां मंगल और शुक्र दोनों पे है। लाभ भाव के अधिपति को गुरु ने भी देखा है और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति को गुरु ने देखा है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति होगी, पर यह अष्टम भाव में अगर नहीं बैठे होते तो और भी अच्छी बात होती। धन भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा, राहु यहां बैठना बहुत बढ़िया, यहां पे शुक्र का बैठना, शनि का बैठना, और कम से कम एक दूसरे से दृष्टिपात में नहीं जाना, इसे ठीक कहूंगा। दाम्पत्य ठीक है। पंचम भाव में सूर्य थोड़ी बहुत गड़बड़ी के साथ परिणाम देंगे और मेहनत करवाएंगे। हालांकि कई बार उस वहां पे आपको अपने पुत्र पुत्रियों के एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता विशेष रहेगी। उनके साथ मतभेद न बने, इसका ध्यान रखना होगा। उनके साथ किसी भी तरीके से बहस और बयानबाजी न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। शुक्र और सूर्य जब एक साथ किसी भी भाव में बैठते हैं तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि वो कंफ्यूजन में रखते हैं और इस वजह से कई बार व्यक्ति अवसर चूक जाता है। हालांकि धनाढ़ होता है, निर्बाध गति से उसके काम होते रहते हैं और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर के खूब ऊंचा लक्ष्य बनाए और उसको पाने के लिए खूब मेहनत भी करता है। ये नेचर में ही हो जाता है। जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य उच्चाभिलाषी, लग्न में सूर्य कारक होते हैं, शुक्र उच्च का बैठा है, दोनों की स्थिति अच्छी है। अगर कोई भी वहां पे नीच होता या कमजोर होता तो लग्न के प्रभावों को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के जेहन को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के इमोशनल अटैचमेंट को, व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
पर वस्तुतः यहाँ पे दोनों ही ठीक बैठे हैं। लग्न में सूर्य कारक होते हैं, शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, वैभव देंगे, पर यहाँ पे व्यक्ति को सुबह जगने में दिक्कत होगी और कई बार जब उसे तुरंत ही याद आता है कि नहीं मुझे काम पे जाना है तो तुरंत उठ खड़ा होता है। ये भाव ऐसा है। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना इस कुंडली के लिए वो धन भाव और भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और वस्तुतः 12 में बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अपने शहर के सबसे प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति से उनका संपर्क बनाए, उनको खुश रखे। राजा, विधायक, मंत्री, गणमान्य लोग, उनसे उनको लाभ मिलता रहता है। अपना ऑर्डर पूरा करें, जो पहले दूर का है उसको पहले पूरा करें और बड़े जो लोग हैं उनके साथ अपना संबंध हमेशा ही निकटता का रखें। डॉक्टरों से, वकीलों से, जज से, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ हमेशा ही संबंध अगर बना करके रखेंगे, पुलिस वाले से, महकमे से, जो भी है पुलिस महकमे जितने भी होते हैं उन सबसे अगर संबंध अच्छा बना करके रखा जाए तो उससे आपको फायदा होता है। और निश्चित रूप से सूर्य के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से इनसे कभी भी आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। ना तो कभी आपके ऊपर इनकम टैक्स वालों का कोई खतरा होगा, ना तो कभी ऐसे कोर्ट केस कचहरी वगैरह में आप हारेंगे, क्योंकि यहाँ मंगल और इस भाव के अधिपति, वस्तुतः राहु मंगल का योग यहाँ जरूर है, पर थोड़ी सी सावधानी यहाँ भी बरतने को कहूंगा। हालांकि यहाँ के योग जो हैं वो नीच के हैं, इस वजह से आप हारेंगे तो नहीं पर फंसेंगे तो कई बार लंबा खींच जाएंगे। इस वजह से किसी भी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो और जितना आसान तरीके से उसको निकाला जाए उसको निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति को धन भाव के अधिपति ने देखा है। धन भाव के अधिपति को, मंगल को, पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा ने देखा है। इसे चंद्र मंगल योग कहेंगे। मंगल 12 में है इस कुंडली के लिए धनेश और लाभ भाग्य भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं। इस वजह से भाग्य को बल देने की आवश्यकता है। बजरंगबली की पूजा करके, उनके मंदिर का दर्शन करके, सूर्य को अर्घ दे करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके और अनार का भोग लगा करके। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो इस कुंडली के लिए अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से मैं एक रत्न जो इस कुंडली में कह सकता हूं वो हो सकता है इस कुंडली के लिए। एक तो हालांकि गुरु और चंद्रमा दोनों ही बहुत मजबूत नहीं बैठ रहे हैं, कमजोर भी हो रहे हैं। नवमांश कुंडली में भी जो स्थिति और दशमांश कुंडली में भी मैं जो देख रहा हूं उसमें मुझे जो दिख रहा है उसके आधार पे गुरु का ही रत्न वापस कहूंगा, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली में गुरु का भाव अच्छा बन रहा है और वो क्रमशः लग्न कुंडली के अतिरिक्त नवांश कुंडली में अगर आप देखेंगे यहां भी केंद्र में, यहां भी केंद्र में, और बाकी अगर देखते हैं तो D60 चार्ट वगैरह में भी गुरु का प्रभाव ठीक बन रहा है। D7 चार्ट में भी गुरु का प्रभाव मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। 27 चार्ट में भी, D27 चार्ट में भी गुरु का प्रभाव ठीक देख रहा हूं। इस वजह से प्रत्येक वर्गों का अध्ययन करके मैं आपको गुरु का रत्न पुखराज अवश्य कह सकता हूं कि आप धारण कर सकते हैं सोने में। ग्रहों के आधार पर सूर्य 50% का परिणाम करेंगे, चंद्रमा थोड़े कमजोर है, उनको बल दीजिए और शिव मंदिर का दर्शन और सफेद पुष्प की माला। मंगल के पास संपूर्ण बल है पर वो आपसे मेहनत अभी ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि मंगल का 12वें जाना पराक्रम का व्यय करेगा और कई बार आपके निर्णय को भी गलत साबित कर सकता है। इस वजह से कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषतया शनि और मंगल, राहु, केतु की दशाओं में सावधानी बरतें, शांत रहें और जल्दबाजी ना करें। अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। अपने रेस्टोरेंट को, अपने इस क्षेत्र को, जो भी काम करते हैं उसमें काम करने की आवश्यकता है और उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाने की आवश्यकता है, साफ सफाई की आवश्यकता होगी। गुरु से प्रभावित हैं आप, इस वजह से अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके बेहतर बनाने के लिए और भी उस पर थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। बुध का प्रभाव ठीक है, उसे और बल दीजिए और बालकपन छोड़िए। पंचम भाव आपकी कुंडली में ठीक हो रहा है या पंचम भाव या वृद्ध की स्थिति बन रही है गुरु की, अनुभवों का लाभ उठाइए, उसे और भी बढ़ाइए। अगर सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझिए। धन कमाने के लिए कभी भी समझौतावादी ना बनिएगा। गुरु के बाद शुक्र की स्थिति ठीक ठाक है, अपने टेस्ट को और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। भोजन जो पक रहा है उसमें कितनी सफाई बरती जा रही है, लोग जो आपके यहाँ काम करने वाले हैं वो कितने सफाई पसंद हैं, आप कितने सफाई पसंद है, फ्लोर कितना साफ है और चीजें कितने स्पष्टतया रखी हुई हैं। क्योंकि शुक्र जब बाल अवस्था का होगा तो कहेगा कि आपको और भी ज्यादा अपग्रेड रहने की आवश्यकता है, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, युक्ति लगाने की आवश्यकता है। किस तरीके से पैसे को और भी ज्यादा बचाया जा सकता है, आपके पास ये बल
थोड़ा कम है। लगाने की आवश्यकता है, मैंने बात कही है, पर उसको किस तरीके से लगाना है यह आपको समझने की आवश्यकता होगी। इस पे थोड़ा कोर्स करिए। शनि ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, पर इनकी कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु और केतु आपको अपने महादशाओं में कष्ट दे सकते हैं। अभी 2028 तक है, लाजवर धारण करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत, जिसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाली होती है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए यहां के लिए ठीक नहीं है, यहां के लिए ठीक है, और यहां के लिए भी सामान्य है। वैसे व्यापार भाव पे मंगल का देखना, सूर्य और शुक्र का देखना, जिसमें से शुक्र की नीच दृष्टि है और सूर्य की सामान्य दृष्टि जा रही है, इस वजह से। पर मंगल की दृष्टि यहां पे आपको बल लगाने की आवश्यकता होगी। बल लगाइए, मेहनत करिए खूब, भगवान का नाम लेते रहिए। जीवन में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करने के लिए कम से कम ईश्वर के साथ संबंध बनाएंगे। गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ अवश्य किया करिए, और 18वें अध्याय का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना करिए, और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ भी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, दिशा गुरुवार दिन बहुत बढ़िया, दिशा धन कमाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी, उत्तर और पश्चिम। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धनपति बनने का योग हमेशा ही है। बुध के साथ केतु का बैठना, जो इस कुंडली के लिए सप्तमे से आप खुद का व्यापार ही करेंगे। लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना मेहनत भाव, मेहनत करे। धन भाव और भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना थोड़ा कमजोर। तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में आना बहुत अच्छा। ये पराक्रमी, मेहनत हटी और जिद्दी, गुस्सैल और क्रोधी बनाता है, अनुभवी बनाता है, और कई बार व्यक्ति को भोगी प्रवृत्ति का भी बनाता है। पर इनको बल देने के लिए आपको दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए। देवी माता की उपासना अवश्य करते रहने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जाना, माता से, माता का, इन सब चीजों में सुख मिलता रहेगा। थोड़ी बीमार रुग्ण हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा 6वें भाव में बैठ करके, और उसमें मंगल की दृष्टि जा रही है, जो कई बार 12 में बैठ करके देख रहा है, इस वजह से कई बार अतिरिक्त व्यय करवाने की स्थिति में लेके जाता है। पंचम भाव में शनि अकेले ठीक नहीं, और उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस वजह से हमें सावधान रहना है। संतान को लेकर के, उनके साथ संबंधों को लेकर के, उनके साथ दूरी को लेकर के, उनके साथ मतभेद न हो वैचारिक, इसका ध्यान रखना होगा। 6वें भाव के अधिपति का लग्न में जाना, इसे दारिद्र दोष भी कहते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने पिता के कारण, और कई बार पिता के साथ मतभेदों के कारण, कई बार पिता के साथ संबंधों के कारण, और कई बार अपने पेट जनित बीमारियों के कारण परेशान भी रहता है। सप्तम भाव द्वितीय भाव में व्यापार अपना करें, किसी के पास नौकरी मांगने ना जाएं, और आपके पास आपका बल है, और निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या ठीक होने की आवश्यकता है। कई बार होता है कि लोग 12 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दशम भाव के पहले, अष्टम भाव के पहले, अष्टवें भाव की स्थिति जन्म कुंडली में राहु है। अभी राहु है, ये इस वजह से दिमाग में बहुत सारे ख्यालात पैदा करता है, निकलने नहीं देता, मतभेद करता है, खूब सारा सवाल दिमाग में लाता है, और जो बात में अड़ जाए व्यक्ति उसी पे टिका रहता है, बाहर निकलने नहीं देते, दिमाग खोच पोंछ किए रहते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश जी के मंत्रों का जप, और कम से कम सूर्य को अर्घ, इसमें आपको सहायता दे सकते हैं। नवम भाव के अधिपति का 12वें जाना, भाग्य भंग योग लगेगा। विदेश जाइए, दूर जाइए, बड़े लोगों के सहयोग से आगे बढ़िए, ये योग आपकी कुंडली में उपस्थित है। दशम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, पिता के साथ संबंध यहां भी मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, अपना ही कारोबार करवाएगा, किसी से के पास आपको जाने की कोई आवश्यकता कभी भी जीवन में नहीं पड़ेगी। गुरु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव एक दूसरे से केंद्र में, इस वजह से रेस्टोरेंट बन सकता है। शनि जन्म कुंडली में कर्क राशि में, चंद्रमा जन्म कुंडली में सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, इसके अधिपति लग्न में बैठे हैं, इस वजह से सकट योग है। कभी कभी अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और खास करके आपके यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ उनको खुश रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हैं, ये गड़बड़ी ना करें। लाभ मिलेगा कई जगह से, आप शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी धन कमा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 12वें भाव के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं, इस वजह से मेहनत करवाएंगे ही। यहाँ पे बहुत बढ़िया ये सब योग, यहाँ पे शनि का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, सूर्य यहाँ पे मेहनत करवा के सफलता देने की जुगाड़ में है। अंक इस कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा रहेगा, और दिन मैंने कहा गुरुवार बहुत अच्छा है। ये इतनी सारी चीजें, नक्षत्र बता देता हूं, कोई भी काम करना होगा, अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशीरा और स्वाति, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब बहुत अच्छे होंगे। और भगवान गणेश जी की मूर्ति का पंचामृत से स्नान कराना बहुत बढ़िया रहेगा अभी के लिए। दशाओं के क्रम में आपकी कुंडली जो बनेगी उसमें से चंद्रमा, मंगल और गुरु को बल देने की आवश्यकता है। मैंने बजरंगबली की पूजा, शिव जी को सफेद पुष्प की माला
और गीता जी के, और साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ ये कहा है। इस वजह से कहा है क्योंकि आपको उसमें बल मिलता रहे। इसके अतिरिक्त बाकी जितने ग्रह हैं वो आपको मेहनत करवा करके ही सफलता देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।